नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम नीति के एक और टेस्ट सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत डिटेल भी बताते चलूँ। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था। मैं आपकी सहूलियत के लिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। बारूद का जो आविष्कार था वो रोजर बेकन ने किया था, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। इसमें ऑप्शन नहीं लिख पाए, लेकिन आप कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए इसमें ऑप्शन। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। कब फेंका गया था, तो ये फेंका गया था 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 में पहली बार हिरोशिमा पे परमाणु बम फेंका गया था। कई बार पूछा जाता है कि इस परमाणु बम का नाम क्या था जो हिरोशिमा पर फेंका गया था। तो उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। क्या नाम रखा गया था, लिटिल बॉय। और ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर भी एक बम फेंका गया था, उसका नाम था फैट मैन। इसी साल मतलब कि 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नाम से एक और बम फेंका गया, वो फेंका गया था नागासाकी पे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता है उसकी खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, तो प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो ये खोज की थी हेनरी बेकरल ने। तो यानी कि ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, हेनरी बेकरल ने ये खोज की थी। ये एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। 1896 में ये खोज हुई थी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इंसुलिन का आविष्कार हुआ था 1932 में, और ये किया था बेंटिंग और बेस्ट ने। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एफ बेंटिंग, तो ये वाला सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि बेंटिंग और बेस्ट ने जो है मिलकर 1932 में इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो एफ बेंटिंग ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप ये सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो ये विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैंने आपके लिए मुख्यालय वाली एक अलग से वीडियो बनाई, आप वो देख सकते हैं। तो जिनेवा में। ठीक है, वो वीडियो मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की कि कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। जो कला की जो गांधार शैली है वो किसके शासनकाल में पनपी थी। तो ये पनपी थी किसके शासनकाल में, हर्ष, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना पड़ेगा हमको कि कुषाण काल के दौरान जो गांधार कला थी वो मतलब गांधार कला क्या थी, एक ये भारत और ग्रीक जो शैली थी उसका मिश्रण था। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कनिष्क के टाइम पे इसका विकास हुआ था। ठीक है, और इसको गांधार कला क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका मतलब मेन जो एक तरीके से कह सकते हो विकास का जो केंद्र रहा है ना, वो रहा है कहाँ पर, गांधार में। तो इसी वजह से इसको गांधार शैली भी कहा गया है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल। तो गुप्त काल को भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि भारतीय नेपोलियन के नाम से किस राजा को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा कि चोलकालीन अधिकांश मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं। तो चोल काल में बनाए गए जो अधिकांश मंदिर हैं वो कौन से देवता को समर्पित हैं, वो हैं शिव भगवान को समर्पित। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था।
एलोरा में जो कैलाश मंदिरों का निर्माण हुआ वो किन के द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, कृष्ण प्रथम या गोविंद प्रथम? तो राष्ट्रकूट वंश के एक नरेश थे जिनका नाम था क्या? कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है ये किया गया था। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो मंदिर बनाए गए थे ये बेसर शैली में बनाए गए थे। तो अगर आपसे शैली पूछा जाता है कि मान लो जो कैलाश मंदिर है वो कौन सी शैली का है, तो बेसर शैली का है। ये भी हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। कृष्ण प्रथम ने ये बनाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के ये शासक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें हमको बताना है कि मंदिर का सबसे बड़ा लंबा गलियारा कहाँ पर स्थित है। मंदिर में जो गलियारे होते हैं ना, तो सबसे लंबा गलियारा जो है मतलब कौन से मंदिर का है, वो मंदिर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये हमें यहाँ से बताना है। तो रामेश्वरम में एक मंदिर है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। रामेश्वरम में एक मंदिर है जिसका नाम है रामनाथ मंदिर। ठीक है, इसका गलियारा सबसे लंबा है। कितना लंबा है? तो 1220 मीटर के आसपास जो है इसका गलियारा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12वां, जिसमें हमें बताना है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था। खजुराहो के जो मंदिर हैं उसका निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर जो है वो कहाँ पर हैं, तो वो एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, राज्य पूछा जाता है वैसे कौन से राज्य में है, तो आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश में है। और कौन से ज़िले में? छतरपुर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे बोला गया, ये हमें यहाँ से बताना है। ठीक है, एक यात्री थे, चीनी यात्री, जिनका नाम था हेन सांग। किसके शासनकाल में ये भारत आए थे? ये हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। तो इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। वैसे ही क्वेश्चन मतलब अलग अलग टाइप से भी पूछा जाता है, जैसे कि सीधे पूछ लेगा आपको इंसान किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया। ये भी आप याद रख सकते हैं, ऐसे अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है कि अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस या रामानुजाचार्य? तो अद्वैत दर्शन के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था शंकराचार्य, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही है। जो माधवाचार्य थे वो द्वैतवाद के संपादक थे। किसके संपादक थे? द्वैतवाद के। ठीक है, और जो यहाँ पर रामानुजाचार्य है वो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हो गए आपके रामानुजाचार्य, और शंकराचार्य क्या हो गए? अद्वैत दर्शन के, और माधवाचार्य जो हैं वो द्वैतवाद के। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के जो द्वैतवाद दर्शन है उसके मुख्य प्रतिपादक कौन थे, तो उसके थे माधवाचार्य। अगर आपसे पूछा जाता है विशिष्ट द्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है हमारा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कौन से शासक की बेटी थी रजिया सुल्तान? तो रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एकमात्र शासिका कौन थी जिसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया? तो ये भी आप याद रख सकते हैं, रजिया सुल्तान। कई बार पूछा जाता है कि हिंदुस्तान की एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। ये ध्यान रखिएगा, इनकी किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां है हमारा कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो किसने किया था खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार? उस वक्त जब ये शासन हुआ करते थे तो खलीफा को काफ़ी माना जाता था। ठीक है, मतलब एक तरीके से माना जाता है खलीफा महाराज हैं और बाकी जितने भी मुस्लिम शासक हैं सब उन्हीं के अंडर में आते थे। लेकिन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी जो एक तरीके से कह सकते हो सत्ता है उसको मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बोला जो हूँ मैं ही हूँ, खलीफा अलीफा कुछ नहीं, समझे। और कई बार क्या पूछा जाता है कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी थे इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था अली गुरशाह। तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? चिश्ती, औलिया, सिलसिला या शुक्रवर्दी। जो सूफियों ने जो आदेश दिए हैं उनको बोला जाता है सिलसिला। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें हमको तालिकोटा के प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तालिकोट का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था ये बताना है। तो तालिकोट का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कब? 1565 में। ऑप्शन ए वाला सही है यहाँ पर। किसके बीच हुआ था ये? तो ये विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के कुछ राज्य थे, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तालिकोट का प्रसिद्ध युद्ध। इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 19वां कि कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था। कोहिनूर हीरा बहुत सुना होगा आपने। इस वक्त महारानी के सर का ताज है कोहिनूर हीरा का एक टुकड़ा। ठीक है, क्योंकि उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया ना अब तो काट के। तो कोहिनूर जो हीरा है वो कहा जाता है कि गोलकुंडा की खान से निकाला गया। सो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां है, जिसमें हमें आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। आईने अकबरी पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी अबू फजल के द्वारा। अब्दुल फजल लिखा है यहाँ पर। अब्दुल फजल ने ये किताब लिखी थी। बेसिकली अब्दुल फजल ने ये किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। तो अकबरनामा में उसने 3 खंड में वो किताब लिखी थी। तो उन्हीं 3 खंडों में आईने अकबरी भी शामिल है। मतलब आईने अकबरी जो है ये तीसरा खंड है किसका? अकबरनामा का। और अकबरनामा लिखी किसने थी? अब्दुल फजल ने। तो ये आप यहाँ से ध्यान